आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान और मेरे साथ शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो नहीं हैं। कुछ नागुज़ीर मसरूफ़ियात के सबब आप उनसे मंडे को मिल सकेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। आज जुमा है, आपकी कॉल्स का दिन है। नंबर स्क्रीन पे रवां रहेंगे। एक दरख्वास्त है कि जो भी कॉल करें वो टीवी की आवाज़ म्यूट कर लें, बंद कर लें, वरना आपसे गुफ्तगू जो है वो नहीं हो पाएगी। पहले कॉलर हैं कामरान अली भाई नवाबशाह से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा कि आपने रोक लिया है क्यों हमें? वो बोले तुम ऐसी बात अपनी जुबान पे लाए क्यों? तुम तो हो सिर्फ आदमी, हम हैं पुलिस के आदमी, बैठे हैं राह गुजर में, कोई गुजर के जाए क्यों? वाह। ऑयल जो है सर, वो एडिबल ऑयल 150 रुपए लीटर महंगा हो गया है। चीनी 50 रुपए किलो महंगी हो गई है। अच्छा, इसका एक मिनट मैं आपकी ये महंगाई में 140% उन्होंने इजाफा कर लिया है। अवाम की कोई परवाह नहीं। अवाम ने उनको भेजा था कानून साजी करने के लिए, अवाम के लिए, अपने लिए ही कानून साजियां कर रहे हैं वो। और अपनी गाड़ियों के अंदर जो है, मर्सिडीज के अंदर जो है वो टायर्स लगवा रहे हैं करोड़ों रुपए के। और दूसरा ये है कि ना कोई सीपेक के सम्राट सिंध वालों को मिल रहे हैं। 20 अरब डॉलर जो है, जो वर्ल्ड बैंक ने दिए अवाम को, उसके सम्राट कब मिलेंगे? और दूसरा ये है कि जितनी भी फंडिंग्स आ रही हैं वो सब ये अशराफिया के अल्ले तल्ले पूरे किए जा रहे हैं। अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा है उसमें से। कामरान भाई, मैं एक सवाल आपसे भी पूछ लूं? जी जी। ये जो आपने शुरू में शेर पढ़ा कि बैठे हैं पुलिस वाले राह गुजर में, कोई उन्हें उठाए क्यों, और उसके बाद जो आपने शिकायत की, उनमें कोई ताल्लुक़ है? सर, शेर का ताल्लुक है जो आज इंसिडेंट हुआ मुल्तान में, उसका ये कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको दीगर सूबों को भी रेप्लिकेट करना चाहिए। फंडिंग दीगर सूबों को भी वही मिलनी चाहिए जो पंजाब के मखसूस शहरों को मिल रही है। ठीक है, तो आपकी शिकायत ज़ाहिर है आ गई ऑन एयर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वज़ीर ख़ान साहब हैं कराची से। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं पाकिस्तान स्टील मिल से बात कर रहा था। जी सर, मसला ये है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हम 2021 से लेके वज़ीर भाई एक मिनट, आपने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी ये वाजिबात की बात की थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। जी सर। तो मतलब आपके ख्याल में हर हफ्ते बात करने से मसला हल हो सकता है? कोई सुन नहीं रहा तो हम कहाँ जाएं? बताएं, आप बताएं। हमारे कुछ लोगों ने जो कोर्ट में भी केस किया, वो सही है। जिनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं है, उन्होंने केस नहीं किया, वो इंतजार में बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमारे, देखिए हमने नौकरियां की, हमारी महीने की सैलरी से पैसे कटते रहे, उसके लिए हम कहाँ जाएं? अब कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें, आप बताएं ना। हाँ, कोई लेकिन जाहिर है कि आपसे कई दफ़ा बात हुई, मुतादिद बार आपका जो मौक़िफ़ है ऑन एयर गया, तो हर हफ्ते आपका ख्याल है कि ऑन एयर जाने से कुछ हो सकता है? सेम बात है। एक यही उम्मीद होती है आपके चैनल पे बात करके दिल को थोड़ा सा तस्कीन हो जाती है कि शायद हमारी आवाज़ जो है बाला कौम तक पहुंच जाए और उनको रहम आ जाए हम लोगों पर, और जितने लोग सुन रहे हैं इसको फॉरवर्ड करें, आगे पहुंचाएं, ताकि किसी तरीके से हुक्मरानों तक ये बात पहुंच जाए कि गरीब के ऊपर क्या गुजरी, जिनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, वो अपने ड्यूज के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ एहसास करना चाहिए सर। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि ये सिर्फ आपकी तकलीफ़ नहीं है। हमारे पास नेशनल बैंक के मुलाजमीन की कॉलें आती हैं, PTCL के साबिक़ मुलाजमीन की कॉलें आती हैं, इसके अलावा EOBI के सताए हुए जो पेंशन गजीदा हैं वो भी यही करते हैं। और ज़ाहिर है ये बात दुरुस्त है कि हम सिवाय इसके क्या कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दें कि शायद कोई सुन ले। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर कौन है? मोहम्मद अकील साहब हैं कराची से। जी अकील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा वचल साहब, मेरा एक फैज़ अहमद के फैज़ से स्टार्ट होता है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। जी। पीका का भी हमारा कानून है।
इससे पहले हमारे यहाँ एक शेर बहुत और चला करता है, ए मेरे हमनशी कहीं और से, जहाँ में अब अपना गुजारा नहीं। और पी का कानून से मेरा ये बात थी सवाल कि इसका मुझे नाम से एतराज है सबसे बड़ा, क्योंकि भाई इसमें 2 वर्ड हैं, पी और के। ठीक है, या तो इसमें दोनों उर्दू कर दें या दोनों इंग्लिश। ये के नहीं है, सी है, पी का सी है ना। नहीं, मैं उसी में मेरा मकसद है कि अल्फाज का जो तलफ़ुज़ आ रहा है पी के कर देंगे ना तो आवाम के लिए ज्यादा सही हो जाएगा, या पक्का कर लें तो आवाम को उससे क्या होगा, मैं समझना चाह रहा हूँ चेंज करने से। समझना, मैं मकसद यही था रबे अल्फाज में कि जो अब हमारे यहाँ कानून बना है इसमें तो समझ ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कौम आ गई है। अब मैं और आप, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, कुछ अपने राइट्स नहीं दे सकेंगे। जो मैंने आपको एक गजल का कहा था, मेरे हमनशी कहीं हो तो इस जहां में अपना गुजारा नहीं, इस चमन में होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब इस चमन में गुजारा नहीं। सही, अब हमारी जो कंडीशन आ गई इस आवाम की ये आ गई है। तो आपकी पंच लाइन क्या है, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो जाहिर है हम मेरा मकसद ये है कि अब हमारे को इतनी जबान बंद कर दी गई है, हम किसी भी बात पे जो हमारे अगेंस्ट हो, जैसे सिंपल से अभी 26वीं तरमीम बनी, जजेस आए, सारे आए, अवाम के राइट सारे खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, आप कुछ आइडिया देना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें? ये तो हम सबको मालूम है। के लिए देखना, कराची का सिंपल मसले ट्रांसपोर्ट वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कौन है? रियाज अहमद कराची से। जी रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। शुक्र है मालिक का। सर बात यह है कि अक्सर ये जो हमारी लिंक रोड है अब सुपर हाईवे से आ रही है तो एयरपोर्ट का रास्ता इन्होंने सिग्नल बंद कर दिया है और उसे थोड़ा सा आगे जाके जो है ना वो राउंड अबाउट लेके फिर एयरपोर्ट की तरफ आया जाता है। ये जो एरिया है ये इतना जाम हो गया है कि ये हम और जगह जगह गड्ढे हैं। अगर आपने और पानी तो आप क्या रियाज भाई, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे सर ये अगर आपने ये बंद भी कर दिया तो इस रोड को क्लियर करा के दें। तो अफसोस की बात है कि इसी रोड पे डीसी ऑफिस भी है जिसके मैन हॉल जगह जगह खुले हुए हैं, कोई ना कोई स्कूटर वाला उस पे गिर जाता है और बड़े मुश्किलात। तो ये गडाप एरिया है, कौन सा है? गडाप एरिया है जी? ये गडाप का एरिया है? नहीं नहीं सर, ये अपने कहते हैं मॉडल टाउन आता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी सुन रहा हो बल्दिया में से कोई, तो रियाज भाई की जो है जाहिर है हैजर्ड है, अगर मैन होल वगैरह खुले हुए हैं तो कम से कम उन पे ढक्कन ही लगा दें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ढक्कन कैसे लगते हैं और फिर क्यों चोरी हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एक इंसानी जानों का मसला है। अगर कोई बल्दिया का आदमी सुन रहा हो तो इस पर तवज्जो करें। असदुल अज़ीम साहब हैं मुल्तान से। जी सर, असदुल अज़ीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैन यू हियर मी? जी जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, मैंने तो बस एक कन्फेशन करना है जी, मुख्तसर सा जी। मैं हजरत किबला जनरल ज़ियाउल हक मरहूम साहब के ज़माने में मेरा लड़कपन गुजरा और मैं अंग्रेज़ी अखबार के लिखारियों को और BBC और इनसे वाबस्ता जो जर्नलिस्ट हैं उनको पता नहीं क्यों मैं इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन समझता रहा हूँ। अब मैं 50+ हो गया हूँ। पिछले 1 साल से मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखना शुरू किया तो मैं ये कन्फेस करता हूँ कि मैंने ये महसूस किया कि आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे बेहतर पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह गाज़ा के मामले पे आप लोगों ने हमें अवेयर किया पूरी पाकिस्तान कौम को, तो मुझे लगा कि शायद आप मेरे से ज़्यादा अच्छे और बेहतर और स्ट्रॉन्ग फेथफुल मुसलमान भी हैं। और दूसरी एक छोटी सी चीज़ ये है कि मैं अक्सर सुबह के वक्त आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये एक कोई टेक्निकल ग्लिच आती है और हर 7-8 मिनट के बाद जो है प्रोग्राम वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, लिंक ड्रॉप हो जाता है और उसको दोबारा जो है वो यानी कि शुरू से उसको चलाना पड़ता है। इसको जरा दूर करवा दीजिए अपनी टेक्निकल टीम से। ये आप टीवी सेट पे देखते हैं ये ग्लिच? नहीं, मैं मोबाइल पे देखता हूँ। अच्छा, मोबाइल पे देखते हैं, लेकिन टीवी पे जाहिर आ रहा होगा। रिपीट टेलीकास्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और शुरू में आपने जो कहा है, बेसिकली ज़रार जो है उसने पिछले 15 महीने से गज़ा पे मुसलसल काम किए रखा। आपकी जो नेक तमन्नाएं और तहसीन है, हम इंशाल्लाह
ज़रार खोड़ो तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबा उल खान साहब हैं कोयटा से। खान कोयटा से बोल रहा हूँ और मैं खुद SSC ग्रेजुएट हुआ। अभी मैंने पिछले साल MD-CAT टेस्ट दिया था जी। तो आपको तो पता है कि इस साल भी पिछले साल जब MD-CAT टेस्ट हुआ था तो बलूचिस्तान वालों को जो बलूचिस्तान में यहाँ MD-CAT टेस्ट बिल्टन्स में हुआ था वहाँ पर 25 सवालात आउट ऑफ सिलेबस आए। तो ये बलूचिस्तान वालों से बड़ी मतलब नाइंसाफी हुई है। और इसी तरह फिर बलूचिस्तान वालों को मतलब रिकंडक्शन भी नहीं हुआ बलूचिस्तान वालों का। इस्लामाबाद वालों का तो इस्लामाबाद वालों के भी इसी तरह कुछ मसले मसाइल थे टेस्ट के दौरान। उनका जो क्वेश्चन पेपर था और आंसर की था वो थोड़ा अलग अलग था, जिसकी वजह से फिर इस्लामाबाद में टेस्ट मतलब रिकंडक्ट हुआ और फिर उनको 3 महीने 1 महीना के 2 महीने इस तरह दिए हैं ताकि उनका टेस्ट दोबारा हो जाए। फिर उनसे दोबारा टेस्ट लिया गया जी। और जब टेस्ट दोबारा लिया गया फिर उसके बाद एक तो टेस्ट बहुत आसान लिया गया था और आसान होने के साथ साथ उनको 13 ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पर आपको तो पता है कि इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं बलूचिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट का भी ये हक है कि उनको भी वो रियायतें दी जाएं जो इस्लामाबाद बकौल आपके इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को दी गई हैं। यस, और ये MCAT जो है ये कोई साल नहीं जाता कि जब इस तरह की शिकायत ना मिलती हों। कभी KP से शिकायत मिलती है कि पेपर जो है वो आउट हो गया, इतने हज़ार रुपए में बिक रहा है। कभी सिंध से ये शिकायत आती हैं, कभी टेस्ट हो जाता है फिर कैंसिल हो जाता है फिर हो जाता है, मुजाहरे भी करते हैं। तो ये MCAT जो है एक मजाक बन के रह गया है। यू आर राइट कि हर सूबे में प्रॉब्लम की नौयत मुख्तलिफ है, लेकिन MCAT के साथ कोई मसला है। मोहम्मद काशिफ साहब हैं लाहौर से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए। सर मैं 3 टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। जी, ब्रीफली कीजिएगा। जी सर, पहले तो सर मैं खेल के वाले से, उसके अलावा मैं दूसरे टॉपिक छेड़ूंगा सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीनियर क्रिकेटर, देखिए इतना पैसा लग रहा है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना पैसा लग रहा है हमारे ग्राउंडों के ऊपर, तो प्लेयर हमारे पास 60 हीरो प्लेयर है कोई नहीं। जो 60 हीरो प्लेयर होते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, किस खेल की बात कर रहे हैं? जी सर, खेल की। सर कितने पैसे लग रहे हैं? नहीं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हॉकी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? क्रिकेट की सर, क्रिकेट के स्टेडियम बन रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, उसमें जी सर खरबों के हिसाब से पैसा लग रहा है। हमारे जो अच्छे कोच हैं जैसे वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, उनको इंग्रो किया गया है, जैसे जबेर मियादात है, इनकी कोचिंग लेनी चाहिए। ये इनको ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया कि मियादात की या वसीम अकरम की कोचिंग होनी चाहिए। दूसरा सवाल क्या है सर आपका, या तबसरा जो भी? देखिए सर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जी जी। लाखों पैसे, करोड़ों पैसे लग रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। सर हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, 3 की होती है, वो साइड पे कहीं जाके बैठ जाते हैं। ये कौन सा हॉस्पिटल है? जी सर, ये कौन सा हॉस्पिटल है सर? मैं ये सीधा तो नहीं बता सकता, ये बस मरियम नवाज साहबा को ये देखना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लाहौर में है, लाहौर से बाहर है, कहाँ है? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, सीधा मैं नहीं बता सकता कोई। अच्छा ठीक है, ना बताएं। तीसरा क्या है मसला? अच्छा सर, मरियम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमें यकीन माने बिल में बहुत कम बिल आए हैं, ये उनकी बहुत मेहरबानी है। और तीसरा सर सवाल मेरा ये है, ये बड़ा मजे का सवाल है, तीसरा बहुत मजे का सवाल है सर। पाकिस्तान में 2 ही काम हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान बचा लो या सहाफत को आजाद कर दें। 2 ही काम हो सकते हैं, या पाकिस्तान बचा लें या सहाफत को आजाद कर दें। आपके जज्बात में समझ सकता हूँ कि क्या हैं आप, जाहिर है एक आम शहरी के तौर पे खासे दुखे हुए हैं, और जाहिर है ये जो भी आपने मसलों की निशानदेही की अपने स्टाइल में, बहरहाल ये हैं तो संगीन मसले। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
नील अंबर हैं छाछड़ो थरपारकर से। जी नील भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, अभी जब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप हमसे पूछते हैं कि पहले आप बताएं। हाँ। तो हम नहीं बता सकते इसलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। जी जी। तो एक मशहूर गजल है, बोल के लब आजाद है तेरे, ना टीना सानी ने गाई थी जी। तो सवाल मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान में कितने % लोगों के लब आजाद हैं जो बोल सकते हैं, और कौन से इदारे हैं जो वो लब आजाद है बोल सकते हैं? ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान के हालात है उसमें जो सफेद पोश लोग हैं हम जैसे, मुझसे कोई बात पूछता है कि भाई सफेद पोश लोग कौन कहे, तो मैं उसका इसके मुर्शिद का जवाब देता हूँ कि जो शिबरा के वालिद है वो सफेद पोश है, जो अपनी औलाद और घर के लिए कुछ कर नहीं सकते जी, तो वो बड़े मजबूर है। तो आप से सवाल ये है कि वो सफेद पोश लोग हैं वो क्या करें जो अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। जी ठीक है। तो नीलंबर भाई, दूसरे सवाल का ये जवाब है कि सफ़ेद पोशी का मतलब एक ये भी होता है कि आप खुददारी और वज़ादारी के साथ जितने भी आपके ज़राए आमदनी हैं हक़ हलाल के, वो अपने कुनबे की फलाह व बहबूद के, जिसमें शेल्टर है, खुराक है, सेहत है, कपड़े हैं, तालीम है, इस पे लगा दें। चादर छोटी होती है, कभी सर नंगा हो जाता है, कभी पाँव नज़र आने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और पुराने ज़माने में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी जो कि सफ़ेद पोश होते थे, लेकिन कभी अपनी बेबसी का या महरूमी का इजहार बरबला नहीं करते थे। आजकल भी सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन उनकी हालत ज़ाहिर है कि ऐसी हो गई है कि बहुत से सैकड़ों सफ़ेद पोश फैमिलियाँ इन हालात की वजह से ख़ते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं तेज़ी से। ये है। हाँ, तो एक फ़िलहाल ब्रेक ले लेते हैं और फिर आपकी कॉल्स लेंगे। सैयद मुनाफ हैं लाहौर से। जी जी मुनाफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 3-4 दिन से जो कराची में एक तमाशा लगा हुआ है कि एक अमेरिकन और आई है शादी के लिए। जी जी। हेलो सर, आप बात करते रहें। जी जी। तो ये हम लोग इतने फारिग लोग हैं कि हमें समझ नहीं लग रही कि पूरा मीडिया उसके पीछे लग गया है कि जी वो कहाँ पे जा रही है, खाने के लिए जा रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। हम इतने फारिग लोग हैं कि मीडिया भी उसकी कवरेज करता जा रहा है। वो उसका एक पर्सनल मैटर है, वो किसी कोई ऑफिशियल तो नहीं आई। तो जो एक पर्सनल है उसको हम इतना क्यों जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं या इतना करवा रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये क्या फजूल हरकत है कि एक निजी मामले को मीडिया इतना उछाल रहा है। बात यह है कि मीडिया और क्या करे, और तो ख़बरें जो देनी चाहिए उन पे तो ज़ाहिर है कि सवालिया निशान इधर उधर से पड़ चुका है। आप बखूबी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब तो ऐसी आलतू फालतू ख़बरें रह गई हैं। आखिर 24 घंटे चैनल भी चलना है, अखबार भी रोज़ाना छपना है, पेट भी भरना है ख़बरों का। तो जो असल ख़बरें हैं या जो आनी चाहिए उसूलन, उनमें से आदि के बारे में तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि दें या ना दें, कौन क्या महसूस करेगा वो। तो फिर जाहिर है कि इस तरह की ख़बरों से पेट भरना पड़ता है। और जब भी इस तरह का दौर आता है तो यही होता है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। तो इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें। हो सकता है कि हालात इतने बेहतर हो जाएं कि आपको ज़्यादा मयारी ख़बरें देखने और पढ़ने को मिलें। थैंक यू। तारिक अखलाक साहब हैं कराची से दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं आप थोड़ा सा एक मसले पे तवज्जो देना था। वो ये कि आजकल बड़ा चल रहा है पीका कानून वार के हवाले से कि आज़ादी है, राय का इजहार जो है वो बड़ा मानी फेज है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, मगर आप ये भी तो देखें कि कुछ चैनल्स की जानिब से आज़ादी राय भी चल रही थी, यानी कि वो राय जो
अब कोई से कोई उसकी ऑथेंटिफिकेशन ना हो, कोई उसकी कंफर्मेशन ना हो, बस एक खबर आती है और वो टिकर की सूरत में टीवी पे चला दी जाती है, ये देखे बगैर कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना वो मईशत के ऊपर या इक्तिसादियात पर या मुल्क के हालात पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी तो तारिक भाई कोई एक आध मिसाल दे दें ताकि फिर गुफ्तगू में आसानी रहे। मिसाल के जो आज़ादी राय के अंदर जिस तरीके के, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि वो अमेरिका की इमदाद के हवाले से एक बात आई, तो जिस वक्त वो बात टिकर के तौर पर फौरन टीवी पे चला दी कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी गई है मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से, तो उसका फौरी इफेक्ट जो आया वो स्टॉक एक्सचेंज पर आया, हमारी मार्केट पर, कि वो एकदम ड्रॉप होने शुरू हो गई। ख्याल में वो खबर क्रिएट हो गई। तारिक भाई वो आपके ख्याल में खबर फेक थी, मनगढ़ंत थी, आदि थी, क्या थी? नहीं, वो खबर की जो खबरियत बना करके चलाई गई है, वो उस खबरियत से मेरा इख्तिलाफ था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ये चीज़ बताई गई या यही बात करी गई कि पाकिस्तान की माशी इमदाद बंद हो गई, जबकि माशी इमदाद बंद नहीं हुई, बल्कि उन्होंने किसी खास पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जनाब अली उन्होंने अपने हाथ को रोका था एक तरह से कुछ ममालिक के ऊपर। वो इस तरह की खबरें जो खास तौर पर हमारी हाँ, ये बात मैं आपकी बात बिल्कुल इसमें थोड़ी सी एक जाली होनी चाहिए, एक उसका एक ज़ाब्ता होना चाहिए कि उसको किस सूरत के अंदर मार्केट के अंदर फ्लो किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन से चैनल की आप मिसाल दे रहे हैं और नाम लेना शायद मुनासिब भी ना हो, लेकिन यहाँ तक मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो ख़बर है उसमें अपनी ख्वाहिशात और इंटेंशंस जो हैं उनकी मिलावट से परहेज़ करना चाहिए। ख़बर को एज़ इट इज़ आप चलाएं जैसी कि वो आ रही है। ज़ाहिर ख़बर ये थी कि ट्रंप साहब की जो इंतज़ामिया है उसने 90 दिन के लिए पाबंदी लगा दी है, सिवाय इजिप्ट और इसराइल की फ़ौजी इमदाद के और एमरजेंसी इमदाद के और जो अद्वियात के लिए अमेरिका की इमदाद है कि उस पर रिव्यू किया जाएगा पूरा जो इमदादी निज़ाम है अमेरिका का, और उसके बाद 90 दिन के बाद हो सकता है कि पूरा सिस्टम फिर से बहाल हो जाए, हो सकता है जुज़वी तौर पे बहाल हो। ये था, और उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर एक मुल्क था, ऐसा नहीं था कि स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान को टारगेट करके ये फ़ैसला किया गया और बाकी कोई मुल्क ना हो। तो अगर किसी ने ये ख़बर चलाई है तो डेफ़िनेटली उसने ख़यानत की है, और ख़बर के साथ ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ख़बर पे तबसरा में आपकी ज़ाती राय शामिल हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। थैंक्स। तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। वेलकम बैक। उबैदुल्लाह ख़ान साहब हैं कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब उबैदुल्लाह ख़ान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए हुक्म। आपके दोनों साथी नहीं, उनको भी सलाम कहता हूँ। जी जी वालेकुम सलाम। ऐसे सर कि यहाँ पे हमारे इस सूबे में जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसल्लत की जाती है तो अमन अमान का बड़ा गंभीर मसला बन जाता है। अभी आपको पता है पिछले तकरीबन 3 महीने अभी हो रहे हैं, मुसव्विर खान काकड़ छोटा बच्चा अभी तक बाजियाब नहीं हुआ है, और एक और हमारे अफसर है आपके महकमा सेहत के, उसको भी अगवा किया गया है जी। और सूबे में अमन अमान का मसला बड़ा गंभीर है जी। चोरी डकैती और अगवा के ऐसे मसखरे जैसे हो रहे हैं, जैसे पिछले नवाब असलम रईसानी की हुकूमत पीपुल्स की, तो वहाँ उस दौर में भी अमन अमान का बड़ा गंभीर मसला था। अभी पता नहीं ये पीपल्स पार्टी वाले जब भी आते हैं हमारे सूबे में तो पीपल्स पार्टी वाले जिस जमाने में हुकूमत में नहीं होते उस जमाने में हालात ठीक होते? जी जी ठीक होते हैं। ऐसा अभी ऐसा हेलो जी 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 अली वजीर हमारे पश्तून कॉन्फ्रेंस उबैद भाई मैंने आपसे पूछा है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होती तो सूबे के हालात ठीक होते हैं? जी हाँ जी हाँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये हुकूमत जो है ये बोनस भी आती है, पता नहीं कैसे जब भी आती है मुसल्लत कर दी जाती है, तो यहाँ पे अमन अमान का बड़ा मसला पैदा हो जाता है। थैंक यू सो मच। आपने एक निशानदेही की, और अभी एक कंट्रोवर्सी वो भी थी कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे कोयटा में उस पर भी बड़ा हंगामा था। JUI वाले कह रहे थे कि बिल्कुल धक्के से जितवाया है, पहले भी पीपल्स पार्टी जीती थी, अब भी ये है। तो ये मसाइल ज़ाहिर है कि आपको भी पता है कि
रिमोट कंट्रोल जो है उसकी करामात हम सब जानते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। सलीम साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, जैसा आपको इल्म है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में पेंशन के सिलसिले में 8 साल से आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और फरवरी में मुझे 8 साल हो जाएंगे, आपके प्रोग्राम को 10 साल हो जाएंगे। सलीम भाई कोई नई पेशरफ हुई, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं सर, बताता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लेना सर। जो हमारा फैसला हुआ था ना, उसमें 2 केस थे। 70% पेंशन फार्मूले की तो नेशनल बैंक ने पेमेंट कर दी और जो एनुअल बजट इंक्रीज की पेमेंट थी वो 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नॉलेज में लाया गया कि सिर्फ इन्होंने पटिशनरों को पेमेंट की एनुअल बजट इंक्रीज की और 11,000 पेंशन को पेमेंट नहीं की अभी तक। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा राशिद अनवर को, वकील को, कि भाई आप इनको विदिन मंथ पेमेंट करें और हमें कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करें। आज सर इस बात को भी 1.5 माह हो गया है। नेशनल बैंक ने हमारे जो ये पेंशनर्स हैं 10-11 है, इनको पेमेंट नहीं की और सबसे ज्यादा ज्यादती हमारी विडोज के साथ हो रही, जो 3,500 बैठी हुई बेचारी इनके साथ। जी जी। 1 रुपया भी इनको नहीं मिला। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपने पहले हमारे लिए काम किया, अभी भी हमारी जी, जाहिर है कि हम 8 साल से सलीम भाई आपकी और अल्लाह आपको उसका अजर देगा और अल्लाह आपको अजर दे रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर। आपके अलावा तो हमारे लिए कोई तरफ बहुत शुक्रिया। पिछले 8 साल से जाहिर है हम आपसे राब्ते में हैं, आप हमसे राब्ते में हैं और नतीजा वही ढाक के 3 पात निकल रहा है, लेकिन जाहिर है कि हम आवाज़ ही आपकी आगे बढ़ा सकते हैं। और एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। अली हैदर साहब हैं कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। जी, मैं एक्चुअली थोड़ा इस मुतालिक बात करना चाह रहा था कि हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो रादर देन कि हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर compete करके इलेक्शन को इवेलुएट करें, किसी भी कंटेंडर को इलेक्शन के अंदर, हम ज़्यादातर जो एक हीरोइज्म होता है, और जिस तरह लास्ट इलेक्शन में भी देखे ना, एक मजलूमियत का, एक और एक जुल्म का और एक वल्नरेबिलिटी का वोट जो है वो पड़ता है और उसकी बुनियाद पर वोट किया जाता है। 2018 में भी देख लें, 2024 के इलेक्शन में भी देख लें, तो ये अपनी लिविंग मेमोरी में मैं बता रहा हूँ इस तरह के इलेक्शन। आप लोगों के ख्याल में कि कितना टाइम एक डेमोक्रेसी को मजीद मैच्योर होने में, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लगेगा कि जब हम एज ए नेशन रादर देन के जज्बात और किस पे कितना जुल्म हुआ, कौन कितना उसने जुल्म सह के फाइट बैक किया, एक माचो बना, वो जैसे खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक माचो मैन, एक पर्सनैलिटी है और उसने सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। तो बजाय इसकी कि हम इस तरह के नैरेटिव पे वोट दें, हम मेरिट्स और डिमेरिट्स पे आप लोगों की क्या एनालिसिस है कि कितने अरसा और मजीद लगेगा डेमोक्रेसी को मैच्योर होने में? शुक्रिया। अली हैदर साहब, ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितना अरसा लगेगा, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे तो बहुत अरसा लग सकता है। मरहूम नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, उनका कहना था कि हमारे मुल्क में मार्शल्ला के दौर में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद होती है और जमहूरियत के दौर में मार्शल्ला के लिए जद्दोजहद होती है, और हम बुनियादी तौर पे बेसब्रे लोग हैं। हम जमहूरियत का पौधा लगा तो देते हैं और फिर रोज़ उखाड़ उखाड़ के उसे देखते हैं कि इसने अब तक जड़ क्यों नहीं पकड़ी। तो जब ये बेसब्रापन, उतावलापन हमारे काबू में आ जाएगा और हम जमहूरियत को बैलेट बॉक्स से अलग एक जमहूरी रवैये की तरबियत के तौर पे भी देखना शुरू करेंगे, तब हो सकता है कि जमहूरियत जड़ पकड़ ले, वरना जड़ से बहुत सारी चीज़ें उखड़ रही हैं, उखड़ चुकी हैं और उखड़ जाएंगी। थैंक यू कि आपने जो है ये एक जो मसला था इसको खूबसूरती से बयान किया। शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? जी जी, फरमाइए।
सर पीका एक्ट के नफाज के बाद अगर इजाजत हो तो अगले प्रोग्राम में हम आपसे लतीफ़ों की फरमाइश कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को लतीफ़े सुनाया करें, आप हमें सुनाया करें, हम आपको सुनाया करें। क्योंकि इदारों पे तनकीद का जो है सिलसिला वो तो आपको पता है कि अब हम नहीं कर सकेंगे। किसी इदारे के बारे में बात करें कि वहाँ पे ये गलत हो रहा है, वहाँ पे ये गलत हो रहा है, जी जी, उसकी निशानदेही तो की नहीं जा सकेगी। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा था स्टील मिल के बारे में ना। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक प्रोग्राम देखा है, किसी टीवी चैनल पे चल रहा था, उसमें साबिक चेयरमैन जो हैं स्टील मिल के मलिक अब्दुल कयूम साहब, तो वो उस वक्त की सारी रुइदाद बता रहे थे कि किस तरह इसकी प्राइवेटाइजेशन का मतलब तरीकाकार किया गया, इसकी कोशिश की गई जो नाकाम साबित हुई। उस वक्त उन्होंने असासे भी बताया कि जिस वक्त उनके पास 10 अरब रुपए जो थे वो कैश मौजूद था, 16-17 अरब रुपए के करीब उनके पास प्रोसेस शुदा मटेरियल था और 6 या 7 अरब रुपए के लगभग उनके पास रॉ मटेरियल मौजूद था। लेकिन उस वक्त जो नाकाम कोशिश हुई वो 21 अरब रुपए की टोटल इसकी बोली दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की और गालबन वो अकील करीम टीडी साहब जो हैं उन्होंने भी 40 अरब रुपए कहा कि मुझे 40 अरब रुपए हमें दे दें। वो ये प्रोसेस रुक गया। इस पीरियड में 2006 वाला पीरियड जो है इसमें सर 2 चीजें हुई थी। एक पीटीसीएल की निजकारी हुई थी जो काफी मुतनाज़ा है और दूसरी ये पाकिस्तान स्टील की थी। इसके बाद सर जो हुकूमत आई है 2008 में पीपल पार्टी की हुकूमत आई है जो 2013 तक रही है। लेकिन 2015 में पता चला है कि जी पाकिस्तान स्टील जो है वो कोलैप्स कर गई है। लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि जी हम कम से कम इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें कि यार ये इदारा कैसे, इतना बड़ा इदारा था, कैसे कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थी जिसपे ये वार किया गया है। असल में मुल्क दुश्मन लोग तो वो हैं सर जो पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहे हैं जी। इसी तरह पीटीसीएल की जो निजकारी की गई उसका भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर करार दिया गया। अभी तक उसके 800 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को पे नहीं किए गए। ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ये कब तक, मतलब हमें तो उम्मीद थी कि नए चेयरमैन नैब जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, या फिर शायद ये इस इंतजार में है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और उनको दबाव में रखना होगा तो उस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन की ख्वाहिश आपकी अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इस मुल्क में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और अगर होती भी है तो उसकी रिपोर्ट सूरज की रोशनी नहीं देख पाती और फिर टोटे टोटे करके कुछ इक़्तबासात वग़ैरह बाहर निकल आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करा भी लें तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वो रिपोर्ट जो कुछ लोगों को ज़रब पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो ज़ाहिर है कि वो ये तो नहीं चाहेंगे कि सारी रिपोर्ट बाहर आए। इस मुल्क में जो बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं उनमें सबसे बड़ी स्ट्रगल ये भी है कि किसी भी स्कैंडल की, किसी भी मामले की ट्रांसपेरेंट तहक़ीक़ात के लिए कोई इंडिपेंडेंट, वाकई इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो कायम हो और उसकी जो रिपोर्ट है उसे रियासत हज़म भी करे और उस पर अमल भी करे। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुझे नहीं पता आपके बाल खिचड़ी हैं, ब्लैक हैं या सफ़ेद हैं, तो मैंने तो आज तक यही देखा है। लेकिन बहरहाल हमें सवाल उठाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। समीना कौसर साहिबा हैं लाहौर से। जी समीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मेरी तीसरी कॉल है। मैं अदालती करप्शन के बारे में ही बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे हालात डे बाय डे इतने वर्स्ट हो गए हैं कि मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ अदालतों में बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। आप फरमाइए। मैं बताना चाहती हूँ कि पहले कब्ज़ा माफिया ने पहले तो मेरे वाले साहब की प्रॉपर्टी जो है अदालतों में एक जालसाजी से डिग्री करवा के हथियाई, जबकि अदालतों के पास इख्तियार समाअत नहीं था। ठीक है। और फिर अब जो है उन्होंने जजेस के जरिए, अमला के जरिए मुझे हिरासा करवाया है और मेरे भाई की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक जालसाजी से डिग्री करवाई गई। चोरी की रसीदात मेरी भाभी के जरिए 3 बच्चों की फीस स्लिप, मैं उन बच्चों का वास्ता देना चाहती हूँ मीडिया को और जो जितनी भी NGOs हैं
और इसके अलावा तो आपका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? नहीं सर, मेरा केस जो है अभी तक हमें सिविल कोर्ट से नहीं निकलने दिया जा रहा। वहाँ अदालती करप्शन जो है इस कदर जो है मैं क्या उसके बारे में बताऊं आपको कि चोरी की रसीदात सुने, चोरी की भाई के घर से, मेरे भाई के घर से मेरी भाभी ने बच्चों की फीस स्लिप चोरी करवाई और दावा जो है डिग्री करवा लिया जजेस ने मेरी गैर मौजूदगी में, मुझे सुने बगैर। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जिस वकील को मैं एंगेज करती हूँ तो उसे साथ मिला लिया जाता है, जिस कंपोजिंग वाले के पास जाती हूँ उसे साथ मिला लिया जाता है। मुझे अकेला करके और जो है मुझे अकेला करके जो है वो डिग्री कर दी गई और अब मैं चैलेंज कर रही हूँ और मेरी हर दरखास्त को जो है वो एक तरफ लगा दिया जाता है। और मैं समीना बीबी, ये आप यानी फैमिली के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये बता रही है ना आप? जी, मेरी भाभी को मेरी भाभी के जरिए जजेस ने डॉक्यूमेंट और वो कब्जा माफिया ने। ठीक है। मैं जो भी जज हैं लोअर कोर्ट के, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि फरीकैन को सुने और अल्लाह को सामने रख के फ़ैसला करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया है। प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा है कि मैं वाइंड अप कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।